बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़ और मैं हूं शाज़िया नैयर। मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं साजिद साहब को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है वहाँ पर? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया। यहाँ भी गर्मी काफी है, हबस है काफी, लेकिन ये कि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं जाती तो उस वजह से जिंदगी में काफी आसानियां हैं। और जिस पाकिस्तान में तो शदीद किस्म का मौसम गर्म है इस वक्त। इस्लामाबाद का ही आप हाल देख लें कि पंखे के नीचे, एसी के नीचे भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। इस कदर आज यहाँ पे हब्स था और गर्मी थी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर होने वाले इलेक्शंस के हवाले से और इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से। और इसके साथ साथ हम लोग पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं साजिद साहब से पूछना चाहूंगी कि पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके हवाले से उनकी क्या राय है? देखिए, इलेक्शन हो चुके हैं और मैं अपना आज का सेगमेंट शुरू करने से पहले एक दफा फिर ये कहना चाहूंगा कि मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना मेरी एफिलिएशन है, ना मैं जी। पाकिस्तान की सियासत में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरा पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही रिश्ता है कि मेरी मादरे मिल्लत है और जो कुछ भी उसके साथ होता है मेरे अगर गलत होता है तो बाइसे तकलीफ होता है, अगर ठीक होता है तो खुशी होती है। आज जो इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए हैं, मैं उस पर पीटीआई को मुबारकबाद देना चाहूंगा। नून लीग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका बयानिया लोगों ने रिजेक्ट किया है, आप इंप्रूव करें, आपको देखें आपने क्या गलतियां की हैं। और खासा जो कि उनका बयानिया जो है वो बिका है, लोग उनके पीछे खड़े हैं। ये वही सीटें हैं, यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, ये वही सीटें थी जो पीटीआई की थी और ये पीटीआई ने वापस ले ली हैं। अब दोनों पार्टियों के ऊपर इस वक्त एक कड़ा इम्तिहान है कि इसके बाद मजीद अब जो फाइनल इलेक्शन आएंगे, हुकूमत बनेगी, तो पहला तो पीटीआई पे इम्तिहान होगा कि जो उन्होंने बयानिया इसमें बेचा इलेक्शन के दौरान और उसके बाद जो जब से गवर्नमेंट से निकले हैं, उस बयानिया को, हकीकी आजादी को, अमेरिका के खिलाफ अपनी जंग को किस तरह बरकरार रखेंगे। और शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर एक कड़ा इम्तिहान ये है कि अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है। अगर उन्होंने फ्यूचर में सियासत करनी है तो वो अपना क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। लेकिन आज जो है वो मैं समझता हूँ पीटीआई को मुबारकबाद देनी चाहिए और कुछ अच्छी चीजें इस इलेक्शन से भी निकली हैं। जिस तरह मुल्तान के अंदर जो वहां पे जो इलेक्शन हारे हैं पीटीआई नून लीग के, उन्होंने जाकर मुबारकबाद दी। और जो खासकर मरियम नवाज ने टैक्स किया, उन्होंने अपनी उसको एक्सेप्ट किया अपनी हार को। और कई इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बड़े कद काट का मुजाहरा किया है। मैं खुदारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो हमारे पीटीआई के भी कुछ दोस्त हैं जो कि पर्सनल चीजों तक जाते रहे हैं, वो जरा इज्तनाब करें। बार बार जो मरियम नवाज को अपना एक सहाफी दहशतगर्दी का निशाना बनाते थे, जरा थोड़ा सा उस पर इज्तनाब करें। आने वाले दिनों में मैं फिर दोबारा एक और चीज जो बिलखसूस सहावत के लिहाज से जब मेरे मुंह से निकला है, तो इस पे मेरी कुछ मैं बल्कि इसी सेगमेंट में कोशिश करूंगा कि पीटीआई को बताऊं कि आगे 3.5 साल की गलतियों को आगे ठीक लेके किस तरह चलना है और इसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए पीटीआई के लिए तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिहाज से डॉलर आपका 215 का हो गया। अब देखें आज का रिजल्ट जो है वो जो पंजाब का, दुनिया उसको किस तरह देखती है, आईएमएफ उसको किस तरह देखता है। बल्कि मैं समझता हूँ आईएमएफ से तो आपको अपना पैकेज विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ जो है उस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है और अमेरिका के साथ आप इस वक्त हालत जंग में जाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग जिन्होंने इमरान पीटीआई को वोट दिया है वो, क्योंकि खान साहब ने खुद कहा था कि अमेरिकन गुलामी से अच्छा है कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल में 2 रिकमेंडेशन में कहूंगा कि आईएमएफ से अपना पैकेज भी विड्रॉ करें और अमेरिकन एम्बेसी को भी बंद करा दें पाकिस्तान से, अगर आप हकीकी आजादी चाहते हैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस से। तो देखें अब आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं, पाकिस्तान की किस्मत में क्या लिखा गया है ये डिफाइन करेगा। लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक है कि अवाम ने जो इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए हैं रियासत मदीना के, जो अमर बिन मारूफ के, और जो ख्वाब उन्होंने दिखाए हैं हकीकी आज़ादी के, अमेरिका के खिलाफ नफरत और जिहाद और जंग, और ये सारी चीजें जो उन्होंने दिखाई हैं,
बल्कि अगले दिन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, DW डच टीवी को इंटरव्यू कर देते हुए खान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है रशिया के, चाइना के साथ मुंसलिक है। चाइना तो आपसे नाराज है क्योंकि CPEC पे आपने उनको मिसट्रीट किया और उनके शहरियों को मारा गया, वो नाराज हैं। चाइना ना सिर्फ पाकिस्तान से नाराज है, श्रीलंका में भी फेल हो चुका है, पीछे रशिया बचता है। अब रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप खान साहब ने DW टीवी में ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब रशिया के साथ मुंसलिक है। अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान को किस तरह आगे लेकर जाते हैं। मैं आगे चल के थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, कुछ तजावीज देना चाहूंगा PTI के अपने मेहरबानों को, जिनके अब मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में अब सोचा जा सकता है कि अगर यहाँ उनका बयानिया लोगों ने खरीदा है तो सोचा जा सकता है कि खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप भी शायद जीत सके। अच्छा साजिद साहब, इमरान खान साहब सीटें तो जीत गए हैं, लेकिन जीतने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नजर नहीं आते। उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। इस्तीफे का मुतालबा इससे पहले भी आता रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बयान दिया है आज कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में नामुमकिन है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जीतने के बाद भी ये मुतालबा उनका जायज है? नहीं, ये जायज नहीं है, बल्कि खान साहब मैं अपने पूरे कैंपेन के दौरान मुसलसल कहते रहे हैं कि इस इलेक्शन में धांधली होगी, इस इलेक्शन में वो खवातीन के जरिए धांधली करते हैं नून लीग वाले। इस पे उन्हें कहा है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को ये कहा, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ये कहा, मिस्टर वाई को मुल्तान भेज दिया गया है, लेकिन वो मुल्तान वाले भी जीत चुके हैं PTI के। अब वो उस पे मेरे ख्याल में खान साहब को अब 2 दफा सोचना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतराज, मेरे ख्याल में खान साहब इस इलेक्शन कमीशन चेयर से शायद डरते हो क्योंकि फॉरेन फंडिंग का अभी तक फैसला नहीं आया। इस वक्त PTI को सिर्फ और सिर्फ एक ही खतरा है, अब वो देखें वो किस तरीके से टलता है। अभी तक तो खान साहब की एक पॉलिसी थी कि अदारों के ऊपर इतना प्रेशर मेंटेन करके रखा जाए, तो उस प्रेशर से या तो बाजवा साहब भी रिजाइन दे जाए और इलेक्शन कमीशन वाले भी रिजाइन दे जाए, और अभी तक वो अपने इस प्रेशर टैक्टिक में कामयाब है। आने वाले दिनों में देखें वो कितने कामयाब होते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमती मशीनरी सारी नून लीग के हाथ में होने के बावजूद अगर 15 सीटें, 16 बल्कि एक सीट जो कोटा वाली है वो भी सिर्फ 49 वोटों से जीते हैं नून लीग वाले, और उसको भी PTI वाले जो है कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। अगर इसी इलेक्शन कमीशन चेयरमैन के अंडर 16 सीटें अगर PTI जीत जाती है तो मेरे ख्याल में खान साहब जो है उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। और यहाँ पे ये भी लोगों को दोबारा रिमाइंड कराऊं कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो अभी पोस्टेड है ये खान साहब ने खुद अपॉइंट किया। और अगर देखी जाए बात, तो अगर मुझे थोड़ी सी आप इजाजत दें तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा। जी जी जरूर जरूर। कि खान साहब को बाजवा साहब भी पसंद नहीं है, खान साहब को अदलिया भी पसंद नहीं है, खान साहब को इलेक्शन कमीशन भी पसंद नहीं है, तो फिर ये क्योंकि खान साहब को एक आदत पड़ चुकी है कि हर चीज प्लेट में रख के दी जाती थी। इनके अपने चीफ मिनिस्टर जो बनने वाले परवेज लाई साहब ने फरमाया था कि नैपियां चेंज करते थे इनके, और खुद खान साहब ने अगले दिन इंटरव्यू में खुद फरमाया है कि लोगों को पकड़ के लाया जाता था। हम कहते थे एजेंसियों को लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, और लोगों वो डिलीवर करते थे लोगों को पकड़ के। तो अगर आप वाकई उसी तरह की हुकूमत चाहते हैं तो आपके अपनी मर्जी का, आपको आर्मी का चीफ भी चाहिए, आपको जज भी अपनी मर्जी के चाहिए, आपको इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्जी का चाहिए। और खान साहब की एक और बात कोट करना चाहूंगा कि खान साहब कहते थे कि मुझे इस मुल्क को ठीक करने के लिए 10 साल चाहिए। तो वो फिर उन 10 सालों में खान साहब, फिर सियासत तो खैर आज भी खान साहब ने छोड़ दी है, उसकी वजह यह है कि अब वो सियासत नहीं है, जन्नत के टिकट बेचकर इलेक्शन जीते हैं। वो फैसलाबाद से उनके एक MP ने कहा था कि टिकट वोट दो और जन्नत में जाओ, और वो तैयारी खान साहब ही कराते हैं पूरी कौम को। जिस कौम को ये कहा जाता रहा है कि बाहर निकलो, ये जिहाद है, बाहर निकलो और हर घर में कैंपेन ना करो, तबलीग करो, और हर घर में जाके उनको बताओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। तो ये सियासी नारा नहीं है, ये मजहबी नारा है। और इस मजहबी पार्टी का जो टेक ओवर है, TLP2 मैं इसको नाम दूंगा, ये TLP2 का जो दौर अब आगे आने वाला है, उसकी डायरेक्शन अफगानिस्तान हो सकती है, उसकी डायरेक्शन ना बांग्लादेश जैसी तरक्की हो सकती है, उसकी किसी के साथ मुमासलत नहीं हो सकती, क्योंकि खान साहब ने बिल्कुल जो यूटर्न मारा है एक्सट्रीमिज्म का, पाकिस्तान ने बड़ी उसकी प्राइस पहले अदा की है उस एक्सट्रीमिज्म की। एक पहले भी हुक्मरान है जिसने जिहाद को बेचा था, जिसने मुजाहिदीन बनाए थे,
जिसके रिटर्न में पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोव और हीरोइन आई थी। और अब उसके बाद देखते हैं कि अब जो चैलेंज हमारे पास सामने आने वाला है उसमें हमारा क्या बनता है, हमारी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन इस वक्त मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया जो कि वहाबिज्म का गढ़ है, वो यू टर्न मार के इस वक्त दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और आप उसकी डायरेक्शन यू टर्न मार के आपने अफगानिस्तान की डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आगे चल के बताना चाहूंगा कि वो वहाबिज्म खुल के कैसे हो रहा है, वहां पे कॉन्सर्ट किस तरह हो रहे हैं, वो किस तरह खुल के वहां सैनमे बन रहे हैं। बल्कि अगले दिन जो बाइडेन जब वहां पे उतरे हैं उनको रिसीव करने के लिए, हमारी जो सऊदी एम्बेसडर वॉशिंगटन में है, रीमा, जिनका नाम है रीमा बिन बंद्रे, उन्होंने जाके जो बाइडेन से शेक हैंड किया है एक नाम अरब के साथ। तो उनकी डायरेक्शन, वो समझते हैं कि हमें तेल से इससे हमारा खत्म होने वाला है। हमने आगे दुबई जिस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, नोएम सिटी बनाना चाहते हैं, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, अपनी फिजा उन्होंने खोल दी है इजराइल के लिए। और हमारा जो सफर है वो शुरू हो चुका है अमर बिन मारूफ की तरफ। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे आने वाले नस्लें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। अच्छा साजिद साहब, आपने हल्का सा जिक्र किया कि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में भी कहा कि हमारा बयानिया कामयाब हो रहा है। क्या एंटी अमेरिका या चोर चोर वाला जो बयानिया है, क्या यही चलता रहेगा पाकिस्तान की सियासत में, या कुछ क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा स्टेप भी आएगा कि जिससे जो हमारी अगली नस्ल है उसकी कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट जो है सियासत के हवाले से वो भी हो सके? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो करंट सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से खान साहब के जलसे थे, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मुझे मानना पड़ेगा कि खान साहब की रिसर्च और खान साहब ने जिस तरीका का बयानिया अडॉप्ट किया, एंटी अमेरिकन गद्दारी का कार्ड, जो कि जिसको आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहते रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला। अयूब खान साहब, आपने मुजीबुर रहमान बांग्लादेश वाले को भी गद्दार कहते रहे हैं, आप सोर वर्दी साहब को भी गद्दार कहते रहे हैं। वो जो कार्ड गद्दारी वाला खेला, फिर उसके बाद मैडम की जो ऑडियो लीक हुई कि गद्दारी का कार्ड किस तरह चलाना है, और खान साहब ने जिस तरीके से अपने हर जलसे को, और जो पीछे से नारे लगे मस्ट बी टच दें, मस्ट बी टच दें, तो खान साहब ने जो डायरेक्शन अडॉप्ट की है, मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ राइट डायरेक्शन। देखें, मेरी नजर में वेस्ट को, जो जिसको खान साहब बार बार नारा लगाते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूँ, उनको भी बड़े साल लगे थे गवर्नमेंट और मजहब को अलग करने के लिए। लेकिन और जिसकी मैंने मिसाल दी है कि सऊदी अरेबिया, जहाँ पे शरिया लॉज का नफाज है, वो समझ रहे हैं कि हमें ओपन करना चाहिए। इजराइल को उन्होंने फजाई हदूद खोल दी है। 6 खलीजी स्टेटें इजराइल उनके लिए वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बना रहा है। और आप जो है वो अफगानिस्तान वाली डायरेक्शन पे चल मेरा अगला स्टेप फिर यही होगा ना, जिस तरीके से आपने, अगर खान साहब के नरेटिव के हिसाब से आधा पाकिस्तान आज बातिल के साथ खड़ा है, आधा पाकिस्तान आज गद्दार है, उनको अपने गद्दारी के सर्टिफिकेट उनको मिल चुके हैं, जिन्होंने वोट पीटीआई को नहीं दिए। अब उनके लिए सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत या वफादारी का आपने आगे आप क्या किस तरीके से आपने प्रूव करना है। तीसरा, मुझे सबसे ज्यादा खतरा ये है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक तशवीशनाक था, कि सहाफत पीका कानून वापस आ रहा है, कि आएगा अल्टीमेटली। इनका एक इनका बिल्कुल तरीकाकार था 3.5 साल में। कितने मौसम बेग आगे फ्यूचर में बनेंगे। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान से सहाफत आने वाले दिनों में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जिस तरह जर्नलिज्म बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिन्होंने खान साहब के बारे में वो अच्छा लकब नहीं, उन्होंने प्रेडेटर कहा था उनको, तो वो भी अब आने वाला है। सारी चीजें आएंगी, वसीम अकरम चार्ट देखे जाएंगे, ढूंढे जाएंगे, आगे देखा जाएगा, कई रिंग रोड नहीं बनेंगे मुल्क के अंदर। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मेरे दौर के अंदर प्रॉपर्टी ने बड़ा ग्रो किया था, आगे प्रॉपर्टी डीलरों की लॉटरियां निकलेंगी, अब बैरियर टाउन बनेंगे, कई चीजें आगे आने वाले बनेंगी। अब देखें, खान साहब अपने 3.5 साल को लेकर मेरा मशवरा तो ये होगा, खान साहब गवर्नेंस सीखें, देखें जो गलतियां 3.5 साल हुए, लेकिन गलतियां वो एडमिट ही नहीं करते। गलतियां तो ठीक तब होती है किसी गलती का एतराफ किया जाए। देखिए, गलती हमेशा, मैं एक ह्यूमन माइंड की स्टडी है, अमेरिका में देखिए, जब तक आप अपनी गलती का एतराफ नहीं करेंगे आप करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब और खान साहब को मानने वाले वो ये समझते हैं नौज बिल्ला कि खान साहब गलती कर ही नहीं सकते।
तो ये मेरे लिए जरा ये सोचने वाली बात है कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन खान साहब ने अपने ये जब से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं, उन्होंने किसी गलती का इतराफ नहीं किया, और उनके मानने वाले बिलीव करते हैं कि हमारा मजहबी पेशरवा जो है वो गलती नहीं कर सकता। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? सियासी मुस्तकबिल तो तब हो अगर वहां पे कुछ सियासत हो। जमहूरियत, इसको अगर आप जमहूरियत कहती हैं, जिसमें अब जमहूरियत की मिसाल ये दूंगा कि शेख रशीद साहब ने कल उनकी ऑडियो लीक हुई है कि भाई अब बच्चे वो शरकपुर साहब को पैसे दे दिए, शरकपुरी साहब को, और साथ ही उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगर ये सियासत आप कहती हैं, और फिर मजे की बात मैं बताता हूँ ये सियासत क्या है कि नून लीग वालों ने उन्हीं पीटीआई वालों को टिकट दे दिए, पीटीआई वालों ने उन्हीं लोटों को टिकट दे दिए, लोटे इधर से उधर हो रहे हैं। अगर आपकी तरफ आए तो वो कहते हैं इसका जमीर जाग गया है, अगर उधर गया तो लोटे मारते हैं। इसको आप सियासत या जमहूरियत कहते हैं? इसको मैं तो सियासत और जमहूरियत नहीं कहता। ये अगर सियासत जमहूरियत ये होता है कि मैं समझता हूँ, मेरी देखें, पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? मुआशी प्रॉब्लम। बिल्कुल। किसी सियासी पार्टी ने, नून लीग ने या पीटीआई ने, किसी ने कुछ सियासी रोड मैप दिया है? खान साहब ने हकीकी आजादी का नारा लगाया, लेकिन हकीकी आजादी आईएमएफ से पैकेज विड्रॉ किस तरह करेंगे? ये क्या मेरा मकसद है? चले पहली दफा इन्होंने कहा था कि मुर्गियां और कट्टे पालें, उसी तरह का पैकेज ही दे देते भाई, हाँ भाई मैं दोबारा पावर में आऊंगा तो हम दोबारा कट्टे और मुर्गियां पालनी शुरू कर देंगे। लेकिन ये कि किसी पार्टी ने भी ना, अच्छा नून लीग वालों के पास भी कोई हल नहीं था इसका, कोई हल नहीं था इसका। और दूसरा, खान साहब कहते हैं कि मैं पहले अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाते थे, नवाज शरीफ साहब इनकी मर्जी से बाहर गए। आईएमएफ के लिए इन्होंने खुद लेजिस्लेशन की थी, इन्होंने आईएमएफ के कहने के ऊपर स्टेट बैंक जो है उसको उसके दोनों, आप देखें सारा नरेटिव देखें। खान साहब की दो चार चीजें जिस पे मुझे बड़ा एतराज है। खान साहब के जो दो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? आईएमएफ के थे वो। हकीकी आजादी फिर कहां से आप के ख्वाहिशमंद किस तरह आप? हकीकी आजादी तो जब तक, और आपके खुद मोहित यूसुफ साहब फरमाते थे जब तक हम मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे हम हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब किस तरह प्रूव करेंगे आप ये सारी चीजें? आप पाकिस्तान को मुआशी तौर पर आजाद किस तरह करें? मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा सिर्फ इनके साथ क्वेश्चन नहीं है, हर सियासतदान के सामने मेरा क्वेश्चन है, हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के सामने मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पांव पे किस तरह खड़ा करें? कोई पॉलिसी आपके पास है? कोई आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो दिखाए आप कौम को कि ये हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और इतने बिलियन डॉलर कमाएंगे? बार बार खान साहब कहते हैं बाहर से पैसे लोग मेरी वजह से भेज रहे हैं। वो लोग अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं यार, आपको कौन भेज रहा है? क्यों भेजे आपको पैसे? मैं सोचने वाली बात, मैं अपने किसी को अपने माँ बाप को या बहन भाई को पैसे भेजूं अगर पाकिस्तान में, तो आप कहते हैं मेरी वजह से रेमिटेंस बढ़ गई है। और यार वो तो लोग बेचारे मजबूर पाकिस्तान छोड़ के भागे हैं बेचारे, वहां उनको जाबे नहीं मिलती, उनका कोई वहां पे पुरसाने हाल नहीं है, वो खुद भागकर बाहर जाते हैं, पैसे भेजते हैं, इसमें किसी की कोई बहादुरी नहीं है। बल्कि उसमें मैं अफसोस की बात करता हूँ, सुने कौन उस बात। इस वक्त आपके किसी हुनर वाले, किसी पॉलिटेक्निकल से, कोई एसोसिएट डिग्री जो बच्चा लेता है, शाम को वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन लेके भाग जाता है। इस पे आप खुश होकर फिरते हैं? आप अपने मुल्क का ब्रेन ड्रेन होने से आप खुशियां मना रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह जो कर्जा लेके वापस आता है उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती है। ये वही चीज है बिल्कुल, कि सारा मुल्क जो हुनरमंद है वो भाग के जाके, जिस तरह मैंने पहले कई दफा कहा है कि आपके मजदूर और मिस्त्री मिडिल ईस्ट की सड़कें बना रहे हैं और आपकी सड़कें बनाने के लिए चाइनीज आ रहे हैं। कुछ एक कॉमन सेंस की बात है कि अपनी लेबर सारी मिडिल ईस्ट की सड़कें बना रही है और आपके सारे प्रोजेक्ट चाइनीज वहां से आके बना रहे हैं। कुछ सोची कभी बात आपने? टर्की को ठेका दिया था लाहौर की ट्रैश रिमूवल का, अपना गंद भी खुद नहीं उठाना कमीशन लेकर। अपना लाहौर का गंद भी उठाने के लिए अगर टर्किश टीमें आती हैं जिसमें किकबैक और कमीशनें खाई जाती हैं, तो कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं। इसको आप सियासत कहती हैं? जिस तरीके से खान साहब निकले, मैं एक आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड करूंगा, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपका क्या ख्याल है, तहरीके अदम एतमाद दुनिया में नहीं होती? बोरिस येल्सिन के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद हुई है, उसने सियासत छोड़ दी,
उसके हाथ में कोई बंदा देखे उसके हाथ में पेट्रोल और माचिस है आज? ये तहरीके एतमाद जिसके जरिए खान साहब निकले हैं, भारत में कितनी दफा हो गई है? वहां जमहूरियत खत्म हो गई। खान साहब को अगर खान साहब के कोई इनके दर्दमंद होते, अच्छे लोग इंसान मशवरा देते, खान साहब अपोजिशन में बैठे आप, मुल्क को ना जलाएं आप डी चौक की जान छोड़ें, और 1.5 साल बाद वैसे ही इन्होंने ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी इन्होंने गिर जाना था। पीपल्स पार्टी नून लीग तो 2 आग और पानी इन्होंने कितना देर इकट्ठे रहना था। बिल्कुल। इनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था जो इन्होंने कुछ कर लेना था, इन्होंने वैसे ही गिर जाना था, आप दोबारा पावर में आ जाते। ये इतने कौम के बच्चों को जलीलो ख्वार करना, सारा जो इस वक्त आप मुआशी तौर पर इतने कमजोर हैं जिसकी हद कोई नहीं है, इतने इतने बड़े जलसे जुलूस करने, करप्शन का पैसा जलसों में लोगों का लगवाना, दोनों पार्टियों का कौन लगाते हैं? करप्ट लोग ही लगाते हैं ना। करप्ट लोग सियासत में देखें, सियासत की ओरिजिनल जो रूह है वो ये है शाजिया के लोग पहले पैसा कमाते हैं फिर सियासत में आते हैं। लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड में भी सियासत में आके पैसा बनाते हैं, और ये जितने जो करोड़ों रुपए जलसों में लगाते हैं इनके सपोर्टर, सारे बाद में पैसे पूरे करते हैं अपने ठेकों के जरिए। ये तो रिटन बात है, हर बंदे को पता है। तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज इस पाकिस्तान में आपका क्या ख्याल है, करनी चाहिए? अगर मैं मशवरा मुझसे को पूछा जाता तो ये दोनों पार्टियां मिलके ये जो पैसा जलसों पे, ये जुलूसों पे लगाया गया, गरीबों की मदद करते, स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, लेकिन शऊर ही नहीं। नेशनलिज्म इतने लग्जरी जलसे होते हैं इनके कि मतलब बंदा हैरान रह जाता है कि इसके सारे इंतजामात कैसे पूरे हुए होंगे। मैं इस वक्त जो महंगाई का दौर है शाजिया, मैं अगर कुछ लोगों की स्टोरियां बताना चाहूं तो शायद मैं खुद अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर सकूं। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है और इस वक्त लोगों की तनख्वाह की जो हालत है, तनख्वाह, वो कहते हैं ना, सिर्फ इनको इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के वो तकरीबन 10,000 लोग हैं जिनकी आमदनी डॉलर और पाउंडों में है, जिनकी बीवियां और बच्चे बाहर रहते हैं और जो पाकिस्तान के फैसले करने वाले हैं, सिर्फ उनके माथे के ऊपर कोई बल नहीं है, वरना हर बंदे की चीखें निकल रही। और फिर देखें, फिर इसी वजह से आप पूछती बार बार पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल उस 10,000 में लोगों ने डिसाइड करना है कि वो किस चीज पे कंप्रोमाइज करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी। मुझसे मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करने से पहले अगर कोई मेरा प्रोग्राम सुन के क्रिटिसाइज करता है, 74 साल की कोई अच्छी सी हिस्ट्री की किताब पाकिस्तान की लेके पढ़ ले। अगर 74 साल में किसी ने कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मुझे आगे भी कोई उम्मीद नहीं। अच्छा साजिद साहब, जो बाइडेन साहब के दौरे सऊदी अरब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वहाँ पे उनका इस्तकबाल किस तरह से हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल जो दौरा था उसके बारे में आपका क्या, आपकी राय है और आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखें, आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो मरासला लहराया, इन्होंने जिस तरीके से बार बार हर जलसे में अमेरिका को चैलेंज किया, उसकी एक वजह है। रशिया चला गया यूक्रेन में, चाइना भी जो है वो जो मर्जी करता फिर रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन कमजोर है इस वक्त, अमेरिका कमजोर है, पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर इस वक्त गया वो कमजोर है, और उसका फायदा खान साहब ने भी उठाया, और उसका फायदा रशिया भी उठा रहा है, चाइना भी उठा रहा है, सारे उसका फायदा उठा रहे हैं, सारे मिलकर। उसकी वजह यह है कि देख, जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकला रशिया, जिस तरीके से इस वक्त जो बाइडेन की मजबूरी थी कि वो सऊदी अरेबिया को कहे कि अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, और MBS मोहम्मद बिन सुल्तान उसका फोन तक नहीं उठाता, और उसी का फायदा सारी दुनिया उठा रही। अब इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने कि इस वक्त इनकी सख्त जरूरत है कि तेल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, और ओपेक प्लस जो एक ओपेक प्लस एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका हेड सऊदी अरेबिया, इस दौरे में जाने से पहले उन्होंने थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ाई, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है आपका $100 पर बैरल से नीचे आ गया। लेकिन इसको बहाना दिया गया कि हम उस रीजन के अंदर जो बाइडेन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसको रशिया और हमें खतरा है रशिया और चाइना फिल करेगा। मैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए इजराइल जा रहा हूं, मैं वेस्ट बैंक जा रहा हूं, और इब्राहिम अकॉर्ड जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था, जिसमें कुछ मिडिल ईस्ट स्टेटों ने इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर किए थे, ये समझ रहे थे कि मैं उसको अगले लेवल पर लेकर जाऊं। इसी जब इनके दौरे के दरमियान जो मैं रिसर्च कर रहा था,
तो मैंने जी। जब देखा तो मिडल ईस्ट की 6 स्टेटें हैं जिनको इज़राइल के साथ दिफाई अपने मुआहदे कर रहे हैं कि इनको दिफाई तौर पर ईरान से प्रोटेक्शन वो देंगे। उनके पास एक पहले अमेरिकन सिस्टम है, डोम है, जो वेस्ट बैंक से जितने मिसाइल वहां गिराए जाते हैं उनको वो डोम जो है इंटरसेप्ट कर लेता है। तो उसी किस्म का सिस्टम इज़राइल बेचेगा, पैसे बनाएगा और ये इनका वहां पे जाना। और दूसरा, दर हकीकत वो जो 6 स्टेटें हैं सऊदी इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। सऊदी अरेबिया वहां से टेस्ट कर रहा है कि अगर ये 6 स्टेटें मिलके अमेरिका और इजराइल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कल को इजराइल को एक्सेप्ट करें तो इस्लामिक वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होगा। इस वक्त मोहम्मद बिन सुलेमान जो है उनके जेरेड कुशनर के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद थे, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। उन्होंने उनके साथ नोम सिटी जो बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर पर है, नया सिटी, और मोहम्मद बिन सुलेमान जो दुबई का तजर्बा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये तजर्बा करना चाहते हैं कि ऑयल से हट के किसी और चीज से आमदन हो। टेक्नोलॉजी की तरफ उनकी तवज्जो है, कंप्यूटर की तरफ तवज्जो है, साइंस की तरफ तवज्जो है, और वो नॉम सिटी के अंदर इसी चीज का तजर्बा करना चाहते हैं जिसमें उनके पार्टनर साथ इजराइल। तो ये एक वजह थी इनकी जाने की। अब मैं दूसरा जो बताना चाहूंगा चीजें, जब ये इन्होंने लैंड किया वहां पे, इनको रिसीव किया इजराइल के जो वहां पे इंटर्म गवर्नमेंट चल रही है, तो उसके वजीर आजम ने इनको रिसीव किया। उसके साथ फिस्ट टच इन्होंने किया, शेक हैंड नहीं किया। लेकिन नेतन्याहू जब सामने आए तो उन्होंने शेक हैंड किया, जिसको बड़ा सख्त माइंड किया गया है। उसके बाद जब वेस्ट बैंक गए वहां से निकलकर, तो वो जो अल जजीरा की जर्नलिस्ट शरीन थी, उनकी 26 फुट की तस्वीर उस रास्ते में इंटेंशनली लगाई गई इनको स्नब करने के लिए। और जो बात उससे देखने वाली है, हमेशा जब पहले हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंट जाता है उसके साथ इजरायली साथ ट्रेवल करते हैं वेस्ट बैंक में, इन्होंने इनकार किया। इनकी लिमोजिन के ऊपर इजराइल का झंडा नहीं था। ये वेस्ट बैंक है, अल फतह के हेड को वहां मिले और फिर वहां पे एक हॉस्पिटल में जाके इन्होंने एक 100 बेड का $100 मिलियन का इन्होंने वहां पे पैकेज का ऐलान भी किया। लेकिन इनके खिलाफ वहां पे एहतजाज भी हुआ कि ये सिर्फ इजराइल के फायदे के लिए आए हैं, वेस्ट बैंक को कुछ नहीं देंगे, ये फलस्तीनियों को कुछ नहीं देंगे। और उसके बाद एक और बात बताऊं मैं, जमाल खशोगी की जो मंगेतर थी, जो कि टर्किश निजाद है, वो यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के सामने कई लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करती रही, क्योंकि जमाल खशोगी ग्रीन कार्ड होल्डर थे और वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। तो इनके जो बाइडन के इस दौरे के खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट में भी कई आर्टिकल लिखे गए। बिलखसूस उनकी मंगेतर का एक मशहूर स्लोगन है, जो क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने भी पूछा था जो बाइडन से, वो क्वेश्चन ये था कि जो बाइडन का फर्ज बनता है कि एटलीस्ट सऊदी जो फरमा रवा है उनसे पूछा जाए कि जमाल खशोगी की डेड बॉडी कहाँ है, और क्या जमाल खशोगी एक बावकार पुर इज्जत तदफीन नहीं डिजर्व करता, जिसको बाइडन साहब इसका जवाब नहीं दे सके। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इनके जो वहां पे सऊदी अरेबिया में गए, इनको जद्दा के अंदर जद्दा के उस सूबे के गवर्नर ने रिसीव किया। इनको कोई वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। दूसरा, इनसे शेक हैंड किया गया। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सऊदी रवायात के मुताबिक जो किसी को वेलकम किया जाता है तो दोनों चीख पे किस की जाती है, उस तरह का भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद बाइडन साहब ने जो क्वेश्चन किए मोहम्मद बिन सुलेमान से खशोगी के बारे में, तो उसका जवाब ये था, इन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस आपको इसका कसूरवार करार देती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी इंटेलिजेंस इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के दौर में फेल हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने इंसानी हकूक की बात की, तो उसका जवाब मोहम्मद बिन सुलेमान ने ये दिया कि अबू ग्रैब प्रिजन जो इराक में थी, आपने वहां पे इराकी जो कैदी थे उनको जिनसी तौर पर हरासा किया और उनकी उंगलियां और जिस्म के आज़ा काट के वहां से और अफगानिस्तान से आपके सोल्जर लाते रहे, तो वहां आपके इंसानी हकूक कहाँ है। तो ये दर हकीकत अगर पूछा जाए तो सऊदी अरेबिया ने इनको स्नब किया और वापस आए। और अपना इनका इस वक्त हमारा मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, जिसमें काफी तादाद में 20 से 25 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हाउस में आएंगे, और हाउस जिसको हम कांग्रेस कहते हैं उसमें रिपब्लिकन की मेजॉरिटी आ जाएगी। सेनेट के अंदर भी नेक टू नेक मुकाबला है, और रिपब्लिकन 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं उसमें एक रिपब्लिकन वेव आने का अंदिया है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी आने वाली है।
जो कि दुनिया के अंदर एक बैलेंस कायम करेगी। इस वक़्त पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इमरान खान साहब अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया का पूरा बैलेंस खराब हो चुका है। अमेरिका ने जवाब देने की कोशिश ज़रूर की है कि उनका इस रजीम चेंज के अंदर कोई इसके अंदर इनका हाथ नहीं है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की है कि अमेरिका वैसे ही इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी जगह पे रजीम चेंज करने की सलाहियत नहीं रखता। आपके हुँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है, रजीम चेंज एक सिर्फ एक बयानिया है। आपकी दिफाई काउंसिल ने भी कहा है कि सिर्फ एक बयानिया है, एक सियासी नारे से आगे नहीं है। अब देखें आने हुँ। वाले दिनों में कि हाथ सोचा तो यहाँ पे पिछले दिनों में खबर तो आई थी कि अब कि जो पीटीआई या दूसरे लोग हैं अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप दोबारा नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब देखें कि आने वाले दिनों में आज जो मुझे सबसे ज़्यादा एक तशवीशनाक बात मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आपकी पाकिस्तान के अंदर सियासी इंस्टेबिलिटी को देखकर डॉलर इस वक़्त 215 से ज़्यादा ₹217 का बिक रहा है। और जो हालात इसको देखे जा रहे हैं, इन हालात को देखते हुए आईएमएफ आपके साथ क्या करता है या दूसरे ममालिक क्या करते हैं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू खान साहब के बयानिया आपको आईएमएफ का अपना पैकेज ही विथड्रॉ कर लेना चाहिए और अमेरिका की एम्बेसी भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका नारा था कि अमेरिका की अगर गुलामी करनी थी, इससे अच्छा था कि पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो अगर ये बयानिया आपका कौम ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको चाहिए कि अमेरिका के साथ अपने सफारती रिलेशनशिप बंद कर। थैंक यू सो मच साजिद साहब, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।